स्वागत है बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 5 पर। और अध्याय का नाम है गति के नियम और इसके अंतर्गत हमारी बात हो रही है घर्षण पर। आज का हमारा टॉपिक है घर्षण के प्रकार। घर्षण कितने प्रकार का होता है। तो आइए मैं पिछले वीडियो से अपनी बात को थोड़ा शुरू करना चाहूँगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी शुरुआत में कि माना कि एक टेबल पर हम एक वस्तु को रखें और उस पर बल आरोपित करें। तो प्रारंभ में यह देखा गया कि यह वस्तु गति अवस्था को प्राप्त नहीं करती है और इसकी व्याख्या की हमने कि यह वस्तु गति अवस्था में क्यों नहीं आ पा रही है। तो इसका मूल कारण है घर्षण बल, जो कि टेबल और उस वस्तु के संपर्क सतह के मध्य क्रियाशील है और इस हमारे आरोपित बल के विपरीत दिशा में क्रियाशील है। तो यदि आरोपित बल F है तो घर्षण बल हमारा स्मॉल f से प्रकट किया हमने और ये विपरीत दिशा में इस प्रकार से क्रियाशील है। जब आरोपित बल का मान 0 है तो घर्षण बल भी 0 है। घर्षण का अस्तित्व केवल तभी है जब वस्तु गति अवस्था में आने का प्रयास करती है या गति अवस्था में होती है। जब वस्तु स्थिर होती है तो वह घर्षण का अनुभव नहीं करेगी। तो यहाँ पर f का मान 0 है तो स्मॉल f का मान भी 0 है। यदि हम f का मान बढ़ाते जाते हैं तो स्मॉल f का मान भी बढ़ता जाता है। तो आइए एक काम करते हैं, इसको अपन एक ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो ये हमने दो अक्ष बनाई हैं, x अक्ष और ये y अक्ष। x अक्ष पर हम आरोपित बल कैपिटल F लेते हैं और y अक्ष पर घर्षण बल स्मॉल f लेते हैं। तो जैसे जैसे हम आरोपित बल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे घर्षण बल का मान बढ़ता है। ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कर्व जैसा बन रहा है तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहता है, समानुपाती का संबंध है ये। तो ये f का मान बढ़ता जाता है, पर हमने ये भी देखा कि f का मान एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद में ये f बढ़ना बंद हो जाता है। और जब ये f बढ़ना बंद हो जाता है और आप इस f को बढ़ाते हो तो फिर क्या होगा, जब तक ये f इस f को संतुलित करता है तब तक तो ये स्थिर अवस्था में रहती है। पर जैसे ही इस f ने बढ़ना बंद कर दिया और आपने इसको बढ़ा दिया तो फिर ये स्थिर नहीं रह पाएगी। जब ये स्थिर नहीं रह पाएगी तो अब ये गति अवस्था को प्राप्त करेगी। तो ये ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब आप f को बढ़ाते जाइए, स्मॉल f यानी कि घर्षण का मान बढ़ना बंद हो गया, बस इतना हो गया। ठीक, तो इस ग्राफ को अपन 3 हिस्सों में बात करते हैं। एक हिस्सा यहां तक मान लो, एक इस बिंदु को मान लेते हैं और तीसरा हिस्सा हमारा ये वाला जो फ्लैट है x अक्ष के समानांतर हो गया। तो इसके आधार पर हम घर्षण को 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्यों कहा? क्योंकि इस समय वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, आरोपित बल उस वस्तु को गति में लाने का प्रयास करता है किंतु वस्तु गति अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है, तो संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसको अपन O दे दें, ये A दे दें, इसको अपन B दे देते हैं बिंदु को, और इसको C और इसको D दे देते हैं। तो स्थैतिक घर्षण जो है वो OA से प्रकट हुआ है हमारा ग्राफ के अंदर। ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है ये स्थैतिक घर्षण को व्यक्त करती है। अब यदि अपन B पॉइंट की बात करें तो B जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है घर्षण की, यानी कि घर्षण का अधिकतम मान है, स्थैतिक घर्षण के बाद प्राप्त हुआ। तो इस घर्षण को बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण कैसे प्रकट हो रहा है ग्राफ के अंदर? पॉइंट B से। सीमांत घर्षण का तात्पर्य क्या है कि जब हम f के मान को बढ़ाते जाते हैं तो प्रारंभ में वस्तु स्थिर रहती है, किंतु एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि जब बाह्य बल को थोड़ा सा भी बढ़ाने पर वस्तु गति अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो वस्तु जब जस्ट टू मूव हो, यानी कि गति करने के लिए तैयार हो, बस अब स्थिर नहीं रहेगी, अब वो गति को प्राप्त कर लेगी। एक बाउंड्री आ गई, स्थैतिक घर्षण समाप्त हो रहा है, गति
चालू होने वाली है, तो बस उस बाउंड्री पर जो घर्षण होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उस मैक्सिमम यानी कि अधिकतम वैल्यू को सीमांत घर्षण के नाम से जानते हैं। यह सीमांत घर्षण हुआ। अब इसके आगे आप देखिए कि घर्षण का मान थोड़ा घटता है, ये घटा हुआ मान है। मतलब जब एक बार वस्तु सीमांत घर्षण प्राप्त कर लेती है, फिर आप बल लगाओगे तो घर्षण अपने आप थोड़ा सा अपने आप को कम कर लेगा, वो सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। और फिर क्या होता है, एक निश्चित जब वो गति अवस्था में आ जाती है तो घर्षण का मान एक स्थिर मान को प्राप्त कर लेता है, फिर अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो CD वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं गतिक घर्षण। हमने इसको CD से व्यक्त किया है। तो मूल रूप से घर्षण को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। ठीक, अब गतिक घर्षण को फिर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम गतिक घर्षण को। एक होता है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण कब होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सरकने का प्रयास करती है, फिसलने का प्रयास करती है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो घर्षण होगा ये कौन सा घर्षण होगा, सर्पी घर्षण होगा, यानी कि स्लिप होने वाला मामला है ये। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर रगड़कर चलने का प्रयास करती है तो संपर्क सतह के मध्य क्रियाशील घर्षण को सर्पी घर्षण के नाम से जाना जाता है। ये सर्पी घर्षण की परिभाषा हुई। दूसरा होता है इसमें लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण यानी कि लोटना, आप एक बॉल ले और उसको जमीन पर लुढ़का दो। तब देखो एक काम करें, एक लकड़ी का गुटका लें और उसको जमीन पर रख दें और धक्का मार दें, थोड़ी देर चल के रुक जाएगा, वो सर्पी घर्षण का उदाहरण हुआ। एक बॉल लिया, हमने उसको लुढ़का दिया, वो रोल होती हुई कुछ दूरी तक जाएगी फिर रुकेगी। तो वहां पर जो घर्षण क्रियाशील होगा वो कौन सा घर्षण होगा, लोटनिक घर्षण होगा। यानी कि जब वस्तु दूसरी संपर्क सतह पर रगड़ती नहीं है बल्कि वो लोटती है। अब हो सकता है ये आगे भी बढ़े और हो सकता है कभी नहीं भी बढ़े। तो जब एक वस्तु दूसरी संपर्क सतह पर लौटने का प्रयास करती है और उन संपर्क सतह के मध्य यानी कि यहाँ पर जो बल क्रियाशील होता है ये लोटनिक घर्षण कहलाता है, यह सर्पी घर्षण कहलाता है। ये लोटनिक घर्षण हुआ और ये सर्पी घर्षण हुआ। ये दोनों गतिक घर्षण के भाग हैं। तो इस प्रकार से हमने घर्षण के क्या प्रकार हैं उस पर बात किया। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर्षण के नियम के बारे में कि घर्षण किन नियमों का पालन करता है। धन्यवाद।